एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं CSIR की वेबसाइट के ऊपर हूँ। अगर आपको इसकी वेबसाइट का आइडिया नहीं है तो आप ये चेक कर सकते हैं CSIRHRDG.res.in। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने की वजह ये है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे इनवाइट किए जा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, डायरेक्ट SRF एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए। तो आप वैसे भी जानते होंगे कि CSIR जो है वो डायरेक्ट SRF और रिसर्च एसोसिएट की पोजीशंस की फेलोशिप्स को अनाउंस करता है, और इसके लिए जो पोर्टल इनका ओपन होना था वो 18 अप्रैल को ओपन हो चुका है और 26 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, और इसके बाद अगर आपने देखा हो, जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पे मेरे कर्सर है, तो एक PDF ओपन हो जाएगा। उसमें सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि आपको किस तरीके से क्या अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। मैं उसी PDF को ध्यान में रख करके आपको इस पूरे जो भी प्रोसेस है उसके बारे में बता दूंगा। और अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसके थ्रू आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है और फिर अप्लाई कर देना है। तो चलिए, पहले मैं आपको वो PDF दिखाता हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है और उसी के हिसाब से हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं ऑलरेडी ये PDF डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे ही आप PDF ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज नज़र आएगा। इसमें देख सकते हैं आप कि ये एडवर्टाइजमेंट 2023/1 है और डायरेक्ट SRF और RA दोनों के लिए ये सेम एडवर्टाइजमेंट लागू होगा। अब यहाँ पे अप्लाई करना है आपको 18 अप्रैल 2023 से, जैसे मैंने बताया था 26 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? ये वाली वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। अब केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको ऑफलाइन या हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, ये सब सारी की सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में, यानी कि SRF। तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? देखिए, MSc, BE या BTech या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है विद 55% मार्क्स एंड 1 पब्लिकेशन इन साइंस साइटेशन इंडेक्स, SCI से रिलेटेड आपकी एक पब्लिकेशन होगी, और एंड शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ पोस्ट MSc BE BTech रिसर्च एक्सपीरियंस, यानी कि इन डिग्रीज़ के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एविडेंस फ्रॉम फेलोशिप एसोसिएट और फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ PhD। यानी कि आपने कहीं PhD ज्वाइन कर रखी है, आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है, 2 साल आप काम कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपकी MTech या ME में 60% मार्क्स हैं तो आपको वो जो रिसर्च आर्टिकल का जो रिक्वायरमेंट था वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप BE BTech हैं और आपके पास 60% मार्क्स हैं BE BTech में, तो आपको पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MBBS या BDS के स्टूडेंट्स को जिनके पास 60% मार्क्स हैं और 1 ईयर इंटर्नशिप है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। B फार्म के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, M फार्म के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, आप इसको और डेप्थ में पढ़ सकते हैं इन केस यू वांटेड। मैं ये PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने अवेलेबल करवा दूंगा, अब वहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स रिसर्च से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, अंडर ग्रेजुएट से नीचे के डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं चाहिए, और PhD रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है इन द ऑनलाइन फॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, ये याद ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इस पूरे PDF में शुरुआत में चीज़ों को इंग्लिश में बताया गया है और उसके बाद हिंदी में बताया गया है। इन केस आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ से डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के बारे में दिया हुआ है कि क्योंकि ये जो फेलोशिप है वो फुल टाइम है, तो इसीलिए साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट कहीं और परमिटेड नहीं होगा। आपको दूसरी जगह से रिज़ाइन देना पड़ेगा या इस तरीके से आपको करना पड़ेगा ताकि आप एक बार में एक ही पेमेंट ले सकें। तो ये एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के बारे में हो गया। अब स्टाइपेंड एंड टेन्योर के बारे में बात कर लेता हूँ। 35,000 रुपीज़ पर मंथ आपको अपने इंटायर टेन्योर के दौरान आपको मिलेगा, और डेट ऑफ PhD वाइवा वोस, यानी कि PhD का जिस दिन आपका वाइवा वोसी होगा उस दिन तक आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है 20,000 रुपीज़ पर एनम का। एक साल में 20,000 रुपीज़ से आप कंटिजेंसी अपने सामान, अपना केमिकल वगैरह ख़रीद सकते हैं।
तो ये 35,000 पर मंथ और 20,000 पर एनम आपको यहाँ से मिलेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी डीएसटी, डीबीटी, आईसीएमआर या यूजीसी वगैरह की फेलोशिप उठा रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। दे मे अप्लाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल टेन्योर इंक्लूसिव ऑफ सीएसआईआर फेलोशिप शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। मतलब टोटल जो टेन्योर जो आपको फेलोशिप को मिले वो 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए इन केस आप डीएसटी, डीबीटी, आईसीएमआर वगैरह की फेलोशिप ऑलरेडी उठा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब आ जाते हैं रिसर्च एसोसिएटशिप के बारे में। तो मैंने एसआरएफ के बारे में आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है, अब बात करते हैं रिसर्च एसोसिएटशिप। देखिए, रिसर्च एसोसिएटशिप में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या है। पीएचडी आप होने चाहिए इन साइंस या फिर इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट में, और अगर पीएचडी नहीं है तो एमडी, एमएस या एमडीएस हो मेडिकल साइंस के किसी सब्जेक्ट में, या फिर एमई, एमटेक, एमफार्म, एमवीएससी हो विद 3 ईयर्स ऑफ आर&डी एक्सपीरियंस। यहाँ पे 3 साल का आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो एमई, एमटेक वगैरह किए होते हैं वो अपने आप को इनरोल करवा लेते हैं कहीं पीएचडी में, और उनको 3 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो वो इस आरए फेलोशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे पीएचडी इन साइंस इंजीनियरिंग थीसिस सबमिटेड इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर आरएशिप। अगर आपकी थीसिस भी सबमिट हो गई है तब भी आप आरए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर रिसर्च एसोसिएटशिप मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रिसर्च पब्लिकेशन इन स्टैंडर्ड रेफरीड जर्नल। याद रखिएगा, एक रिसर्च पेपर यहाँ पे ज़रूर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं कि आरए वाले स्टूडेंट्स को जो आरए में अप्लाई कर रहे हैं उनको कितना स्टाइपेंड मिलता है। तो 47,000 पर मंथ, जो इंटायर टेन्योर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 47,000 पहले साल, 49,000 फिर उसके बाद 54,000 रुपीज़ मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो 20,000 रुपीज़ पर मंथ का जो कंटिजेंसी ग्रांट है जो आपको एसआरएफ में भी देखने को मिल रहा था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन, ये जो आपका आरए शिप होती है, जैसा कि मैंने बताया भी, आरए शिप जो है होगी वो आपको 3 ईयर्स के लिए मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि टेन्योर। जैसा कि मैंने बताया, आरए टेनेबल इनिशियली फॉर 1 ईयर होती है, लेकिन फर्दर एनुअली एट द डिस्क्रिशन ऑफ सीएसआईआर बेस्ड ऑन 3 मेंबर्स असेसमेंट कमिटी द टोटल टेन्योर ऑफ आरए इज़ फिक्स्ड फॉर 3 ईयर्स। मतलब आरए का जो टोटल टेन्योर है वो 3 साल के लिए होता है, इनिशियली 1 साल के लिए, लेकिन उसके बाद आपको उसका एक्सटेंशन मिल जाता है 2 और साल के लिए। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, किसी भी तरीके से आपकी आरए शिप जो है वो 3 साल से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जैसा कि मेंशन्ड है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एसआरएफ की मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है, आरए की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अब बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है एसआरएफ और आरए के लिए। तो सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के थ्रू होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो भी हैं उनकी एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे, असेसमेंट ऑफ रिसर्च वर्क वगैरह जो उन्होंने किया है उसके थ्रू पहले स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद उनकी जो लिस्टिंग है वो पब्लिश कर दी जाएगी डिसिप्लिन वाइज आपके वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर हिंदी में आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनवायरमेंटल साइंसेज। अब इसमें अगर आप नीचे इस पीडीएफ में स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिसके अंडर में आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे इन्वायरन 32 के बारे में मेंशन किया हो गया है कि जो स्टूडेंट्स फॉलोइंग एरियाज़ में रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, हाइड्रोस्फीयर का कंपोजिशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको इन्वायरन 32 के अंडर अप्लाई करना है, ये मेंशन्ड है। अब इसके अलावा यहाँ पे यस अंडर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़, उसका कोड STS/71 है। ओनली दोज कैंडिडेट्स डिजायरस ऑन वर्किंग ऑन द फॉलोइंग ब्रॉड टॉपिक्स, यानी कि इन अगर टॉपिक्स पे आप काम कर रहे हैं तभी आप STS/71 के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। यहाँ पे आपको जो भी जो अपेंडिक्स दिया हुआ है, यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट कोड्स दिए हुए हैं, वो ठीक से ज़रूर पढ़िएगा और अपने वर्क के हिसाब से ही आप अपना सब्जेक्ट कोड चूज़ करिएगा। अगर आप ट्रांस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, कोड होगा TDR 81, तो आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से ट्रांस डिसिप्लिनरी, यानी कि आपका जो एरिया है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो ट्रांस डिसिप्लिनरी एरिया में पढ़ भी रहा है कि नहीं, या वो उसमें लाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च ब्रिंग्स टुगेदर 2 और मोर डिसिप्लिन्स टू जनरेट न्यू नॉलेज।
तो इस तरीके का कोई आपका अगर है इस तरीके का काम, तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा TDR 81 के अंडर में। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या है कैंडिडेट्स के लिए, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट जो है वो केवल एक ही सब्जेक्ट कोड में अप्लाई कर सकता है। वन कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली वन सब्जेक्ट कोड, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नीचे जो डेट ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी चेंज ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन डेट को चेंज करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं होगा। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे सबमिट नहीं करनी होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई। अब मैं आ जाता हूँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में। केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। और ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा एक इंडिविजुअल से। आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, तो फ़ोटो, सिग्नेचर, एज प्रूफ, कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह ये सब चाहिए होगी, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, तो ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट के लिए आपको ये पिक्सल साइज़ होना चाहिए और ये फाइल साइज़ होना चाहिए, वो ध्यान दीजिएगा। ये अगर नहीं होगा तो ये चीज़ें अपलोड नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पे इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, जो सब्जेक्ट कोड है ये आप देख करके ही अप्लाई करिएगा। दैट मीन्स जिस सब्जेक्ट में आपका काम लाई करता है उसी को देख करके आपको सब्जेक्ट कोड फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए मेडिक, बायोकेमिस्ट्री वगैरह के लिए लाइफ 12, जनरल बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह के लिए जेन बायो 13। इस तरीके से आपको देख करके अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको मेन वेबसाइट पे दिखाया था, अप्लाई ऑनलाइन वहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।